हेलो, आज हम लोग जीव विज्ञान में जनन स्वास्थ्य अर्थात रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझें कि रिप्रोडक्शन क्या, जनन क्या है और फिर स्वास्थ्य क्या है। तो जनन पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ लिया, पिछले अध्याय में भी आपने पढ़ा कि मानव जनन। अब हम उसी जनन से संबंधित स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जनन एक ऐसी भावनात्मक क्रिया है, मानव के परिप्रेक्ष्य में, अगर हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह केवल एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारी मानसिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे देश में कि जनन स्वास्थ्य पर चर्चा बहुत सीमित है। लेकिन आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा देश भारतवर्ष विश्व में पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य पर विस्तृत कार्य योजना बनाई। और भारतवर्ष में एक अलग विभाग संगठित करके, बना करके इस पर कार्य करने के लिए आज नहीं 1951 में इसको क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। और यह देखने में मिला कि जनन के जो भावनात्मक पहलू हैं और जो जननात्मक संभावनाएं हैं और जो व्यावहारिक और सामाजिक रूप से आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे हल किया जाए और क्या उपाय किए जाएं, इन सब के लिए हमारे देश में परिवार नियोजन नाम से कार्यक्रम चालू किया गया। सामान्यतः हम परिवार नियोजन को केवल बच्चे सीमित करना या कम पैदा करना के अर्थ में लेते हैं। ऐसा नहीं है। आज यही परिवार नियोजन परिवार कल्याण नाम से जाना जाता है। 1951 से यह कार्यरत है और हमारे जनन संबंधी समस्त नीड्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है। तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं जनन स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य क्या है? यह कार्यक्रम जो चालू किया गया, मुझे अपने बचपन के 1951 के दौरान और चालू किए गए उन कार्यक्रमों को हम अपने बचपन में भी याद करते हैं। जब बड़े बड़े सिनेमा के पर्दे, गाड़ियां आती थी, लगा दिए जाते थे कहीं कहीं शाम के टाइम और लोगों की भीड़ जुटती थी, तो उसमें परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न जानकारियां दी जाती थी। ऑडियो वीडियो माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। इनके मूल रूप से 3 उद्देश्य हैं। एक तो युवाओं को, किशोरों को जनन संबंधी जानकारी देना। प्रायः बहुत सी भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं, जिनके कारण नवयुवकों को गलत जानकारी मिल जाती है और वे भटक जाती हैं। और दूसरा उद्देश्य है कि जनन संबंधी समस्याओं को समझना। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जनन समस्या से ग्रसित तो हैं, लेकिन संकोचवश उसको व्यक्त नहीं कर पाते और जिससे गंभीर समस्या के में पड़ जाते हैं। और तीसरी चीज है कि जनन समस्याओं को दूर करना।
किसी भी समस्या को दूर तभी किया जा सकता है जब उस समस्या को समझ लिया जाए। और हमने बताया कि 1951 में जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, आज बहुत ही व्यापक स्तर पर चल रहा है, जिसे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH कहते हैं। बहुत फेमस है और इसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन तथा शिक्षा मित्र, आशा तथा स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, जो गांव-गांव, घर-घर जा कर के जागरूकता फैलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हमारी जो माता बहनें हैं, खास तौर से गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पूर्ण जानकारी देना और जनन संबंधी समस्याओं को समझना और प्रसव पूर्व यानी गर्भावस्था में सावधानी बरतना, उनका देखभाल किया जाना, आवश्यक निदान किया जाना, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न संचारी रोग हैं, यौन रोग हैं, जो एक दूसरे से फैल सकते हैं, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। इनसे बचाव और जागरूकता यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा एक और समस्या हमारे समाज में है, बांझपन, वंध्यता, इनफर्टिलिटी, यानी कि जो माता बहनें मां नहीं बन पाती हैं, उनकी समस्या को समझना, उस समस्या को दूर करना। इसके अलावा एक आम समस्या बहुत देखने में आती है, आर्तव चक्र, मासिक स्राव संबंधी समस्या, जिसे बहन बेटियां व्यक्त करने से संकोच करती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो हमारा उद्देश्य, हमारे इन कार्यक्रमों का उद्देश्य और इस अध्याय का उद्देश्य यही है कि युवाओं में, नारियों में और हम सब में ये जागरूकता हो और ये संकोच दूर हो कि हम अपनी जन्म संबंधी समस्याओं को रख सकें, समझ सकें और भ्रांतियों से दूर रहें तथा उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और जबरदस्त बुराई हमारे समाज में फैली हुई है, जिसकी चर्चा करना इस अध्याय के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लिया गया है कि गर्भ में मादा भ्रूण हत्या, यानी कि हमारे समाज में ऐसी भावनाएं फैली हुई हैं कि कोई पुत्री नहीं चाहता। कैसी विडंबना है कि हम माँ से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन पुत्री नहीं चाहते। क्या पुत्री के बिना ये सब प्राप्त हो सकते हैं? हमारे नाना जी की पुत्री न होती तो हमारी माँ कहाँ होती? तो गर्भ में जो भ्रूण की हत्या है, इस पर भी सरकार ने जबरदस्त रोक लगाने का प्रयास किया है और इसके लिए गर्भ में भ्रूण परीक्षण जो होता है, लिंग परीक्षण जो होता है, उस पर पूर्णतया रोक ही नहीं लगाया गया, बल्कि इसे गैर कानूनी करार देते हुए इस पर जुर्माने की भी व्यवस्था, सजा की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह से गर्भस्थ शिशु की देखभाल, माँ की देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के टीके हैं। आप जानते हैं, सुने होंगे कि बच्चा पेट में होता है, यानी कि भ्रूण जब रहता है गर्भ में, तभी से
माँ की देखभाल और विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। तो इसके लिए भी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां हैं जो गर्भस्थ महिलाओं को तलाशना, उनको उचित सुविधाएं प्रदान करना और कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब यानी 2000 मिलियन थी 1900 में, और सन 2000 में ये 6 अरब हो गई। अब आप सोचिए कि विश्व की जनसंख्या पिछले 100 वर्षों में 3 गुना बढ़ी, यानी कि 2 अरब से 6 अरब। अब भारत की चर्चा करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी जनसंख्या 350 मिलियन यानी करीब 35 करोड़ थी। 35 करोड़ 1947 में, और अभी 2047 नहीं आया है, 2047 नहीं, 100 साल नहीं हुए। और जनसंख्या आज कितनी है? 135 करोड़ के आसपास हम जा रहे हैं, 125 के ऊपर पहुंच रहे हैं। इसको गंभीरता से समझा जाए तो जनसंख्या बढ़ रही तो क्या करें, हम एक दूसरे को मार डालें क्या? नहीं, इसके कारणों को समझें। जनसंख्या बढ़ने के अच्छे कारण भी हैं। हमने मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु दर जो पहले बहुत अधिक थी, गर्भस्थ माताओं की मृत्यु बहुत अधिक होती थी, विभिन्न प्रकार की महामारियां आती थी जिससे बहुत अधिक मृत्यु हो जाया करती थी, उन सब पर हमने नियंत्रण किया। आज कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण वैश्विक महामारी फैली हुई है, पूरा विश्व परेशान है, लेकिन फिर भी गर्व की बात है उस हिसाब से यदि मृत्यु दर देखा जाए तो भी बहुत नियंत्रित है। तो यह मृत्यु दर पर नियंत्रण भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। दूसरी चीज, शिशु मृत्यु दर। पहले बच्चे पैदा होते थे, जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती थी। मातृ मृत्यु दर, माँ बच्चा पैदा होते ही अक्सर मृत्यु के ग्रास में चली जाती थी। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, जो हमने बंध्याकरण का बंध्या कहा, जो बांझपन समस्या थी, उसका भी काफी हल किया गया। इन सब के कारण मृत्यु पर जब रोक लगी तो जनसंख्या बढ़ी, और आज जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अनुमान करते हैं वैज्ञानिक कि अगले 33 वर्षों में हमारी जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। अगर यही दर रही तो क्या होगा? ना तो जमीन बढ़ने वाली है बल्कि घटेगी। खेती योग्य भूमि, जंगल भूमि जो पर्यावरण नियंत्रित करती है, वह सब तेजी से घट जाएंगे। ये पेड़ पौधे कट जाएंगे। हम अपने आवास बनाने के लिए इनकी असामयिक हत्या करने से नहीं चूकेंगे, लेकिन अनजाने में हम अपने लिए बहुत बड़ी विपत्ति मोल लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय था वो तो यही था कि छोटा परिवार रखा जाए, और छोटा परिवार रखने के लिए गर्भ निरोधक सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इनकी जानकारी होना सबको बहुत जरूरी है।
लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे गर्भ निरोधकों का उपयोग करें। हमने बचपन में देखा था, नारा दिया जाता था, हम दो हमारे दो, अर्थात पति पत्नी अपने 2 ही बच्चे सीमित रखें। लेकिन अब देखा है बहुत से समझदार ऐसे दंपत्ति हैं जो हम 2 और हमारे 1 के नारे को लेके चल रहे हैं। बड़ी सराहनीय बात है। और बच्चों, हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी इन भावनाओं को समझेंगे और विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए सरकार ने 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष जो सुनिश्चित किया है वह न्यूनतम आयु है। हम तो चाहेंगे कि अपने पैरों पर बच्चे खड़े हों, परिपक्व हों, समझदार हों और तब वैवाहिक जीवन अपनाएं, ताकि पूर्ण सोच समझ से अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। और जब दोनों जन आवश्यक समझें तो अपने बीच में एक संतान लाएं। और संतान तो संतान होती है, वो चाहे पुत्री हो या पुत्र हो। अब युग बहुत ही आगे गया, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि जहां नारी पीछे हो, बशर्ते उसे अवसर दिया जाए। तो इस प्रकार अब एक आदर्श गर्भ निरोधक क्या हो और उसकी उपयोग कैसे किए जाएं, ये सब बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। किसी तरह की संकोच नहीं, चर्चा किया जाए। हमारा कोर्स कहता है, पाठ्यक्रम कहता है और विद्वानों ने इसको पाठ्यक्रम में रखा है। तो आप इस पर चर्चा करें, समझें कि जनन एक भावनात्मक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। और जब व्यक्ति गर्भ निरोधक प्रयोग करता है तो वो यह जानना चाहता है कि क्या इसके उपयोग से हमारी जो कामेच्छा है, हमारी जो भावनात्मक क्रियाएं हैं, जनन क्रिया का जो एंजॉयमेंट है, क्या वो पूर्ण होगा, उसमें किसी तरह की रुकावट तो नहीं आएगी। और ऐसा महसूस करके वह इन गर्भ निरोधकों से दूर भागता है। और जिसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि परिवार में जनसंख्या बढ़ती जाती है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे मित्र मिल जाएंगे जिनके पास पूरी क्रिकेट की टीम तैयार होगी घर पे औलाद के रूप में। आखिर ऐसा क्यों है? दोष देते हैं कि ऊपर वाले की दुआ है। ऊपर वाले की दुआ और बद्दुआ नहीं होती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेत कदाचित्, वो तो केवल रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाते चले जाओगे। तो जीव विज्ञान के इस अध्याय में हमें यह बहुत जरूरी है समझना कि जो गर्भ निरोधक हैं इनका सही उपयोग हो और इसके बारे में समझा जाए। अब गर्भ निरोधकों की चर्चा करें तो ये क्या होते हैं। वास्तव में ये हमारी जनन क्रिया को किसी तरफ बाधित नहीं करते। इनका तो मूल उद्देश्य ये है, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि जो ओवुलेशन के पश्चात फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में ओवम और स्पर्म का मेल होता है, इसी को रोक देना, ना होने पाए। इसके लिए 2 प्रमुख तरीके हैं कि या तो ओवुलेशन को रोक दिया जाए, ओवम बने ही नहीं, या तो स्पर्म को वहां पहुंचने से रोका जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो। अब इसके लिए कई तरह के उपाय लोग अपनाते हैं। जैसे समझदार लोग कहते हैं, आमतौर से होता क्या है कि आपको बताया गया आर्तव चक्र के दौरान कि जिस दिन ब्लीडिंग आती है नारी को, वह उस पूरे मासिक धर्म का, मासिक चक्र का पहला दिन होता है। तो उस पहले दिन से लगभग 10 दिन बाद और 17 दिन पहले
यानी कि मासिक पीरियड के हाफ में 14वें 15वें दिन, तो हम थोड़ा पहले ले लेते हैं 10वें दिन से और 17वें दिन के बीच। इसी बीच में ओवम ओवलेट होता है, ओवरी से निकलता है, और ठीक उसी समय स्पर्म पहुंच जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, गर्भधारण होता है। यदि उस समय रोक दिया जाए ओवम से स्पर्म को मेल करने से, तो वह ओवम नष्ट हो जाता है। तो एक सामान्य तरीका ये है, दंपति अपनाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से 17वें दिन के बीच कोपुलेशन क्रिया नहीं करते, मैटिंग नहीं करते, तो संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन 100% इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन हार्मोन से प्रेरित क्रिया है जो आगे पीछे भी हो जाया करती है। अब दूसरा एक तरीका होता है कि जब तक संतान नहीं चाहते तब तक कोपुलेशन क्रिया ही न करें, यानी जिसे आत्मसंयम कहते हैं, या फिर करें तो सेमिनेट न करें, अर्थात वीर्य सेचन न करें। लेकिन यह भी एक कठिन क्रिया है कि पुरुष अपने आप पर इतना आत्मसंयम रखे कि कोपुलेशन क्रिया तो हो किंतु वीर्य सेचन न हो या वेजाइना के बाहर हो, यौन के बाहर हो। तो कुछ लोग इस क्रिया को भी अपनाते हैं, लेकिन इसे बाह्य स्खलन कहते हैं। आंतरिक मैथुन पुरुष में होता है, जिसे कोइटस इंस्टेप्शन कहते हैं। यह एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष अपने साथी के साथ कोपुलेशन के दौरान कोपुलेशन क्रिया तो करता है, लेकिन जैसे ही सेमिनेट होना होता है, इजैकुलेशन का टाइम आता है, स्पर्म बाहर निकलना होता है, वो अपने पेनिस को बाहर कर लेता है, लिंग को बाहर कर लेता है, और इस तरह से उसका स्खलन बाहर हो जाता है। एक और भ्रांति है जो कुछ हद तक कारगर है कि कहते हैं कि माताएं जब तक स्तनपान कराती हैं तब तक ओवुलेशन रुका रहता है। कुछ हद तक ये सत्य है। तो ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा, तो लंबे समय तक माताएं स्तनपान यानी लैक्टेशन कराती हैं। यह भी एक विधि है। और भी विधियां हैं जो सबसे प्रचलित हैं और कारगर हैं, वो हैं रोध यानी वैरियर। विभिन्न प्रकार के ऐसे माध्यम हैं, जैसे कंडोम है पुरुषों के लिए, जिसे शिश्न पर धारण कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि सेमिनेशन होने पर वह सीमेन, ये सबसे प्रचलित कंडोम है जो गर्भ निरोधक ही नहीं बल्कि विभिन्न यौन रोगों से भी रक्षा करते हैं। ओवम से मेल नहीं होता, यूट्रस में नहीं प्रवेश कर पाता। और यह एक पतली रबर के द्वारा या लेटेक्स से बनाया जाता है, और इससे संभोग क्रिया में किसी तरह की फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा इसी प्रकार का फीमेल कंडोम होता है, जिसे यूट्रस के मुहाने पर, नारी के यूट्रस के मुहाने पर पहना दिया जाता है, नारी धारण कर लेती है। तो भी यह होता फीमेल है कॉन्डम है जो चित्र के अनुसार यूट्रस के मुंह पर पहना जाता है, तो स्पर्म यूट्रस में प्रवेश नहीं कर पाते। इस तरह से ये मार्केट में उपलब्ध सबसे सरल उपाय हैं जो होते हैं। इसके अलावा और भी कई उपाय हैं, जैसे कॉपर-टी होती है। कॉपर-टी जो यूट्रस के अंदर इस प्रकार से फिट कर दी जाती है कि यूट्रस की माउथ को वो बंद रखती है।
ये सब ऐसे उपाय हैं कि जब तक हम नहीं इस चाहते प्रकार तब आप तक देख रहे संतान हैं प्राप्ति यह नहीं होती, प्रॉपर्टी है गर्भधारण जो नहीं होता। यूट्रस के अंदर और जब हम चाहते इस हैं प्रकार तो से इनको प्रयोग हटा की लेते जाती हैं है और और गर्भधारण हो नहीं जाता है। होता है। तो इस तरह से मूल समस्या संतानोत्पत्ति को कम करना, रोकना जो है वह इन विधियों से की जा सकती है। इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।